जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हूँ और मैंने रिक्वेस्ट करके टाइम लिया चेयरमैन साहब से, अवैस रऊफ़ साहब से। ये रिक्वेस्ट के पीछे भी एक कहानी थी। कहानी ये थी कि चंद दिन पहले हम कहीं बैठे हुए थे, अवैस साहब साथ थे और हमारी जो डिस्कशन थी वो इस फ़िक्रमंदी के साथ गुफ्तगू थी दोस्तों की, अवैस साहब की, मेरी और कुछ दोस्तों की, कि हमारी यूथ का मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि जो टोटल आबादी है उसका 60% 50-60% यूथ है। 12 करोड़ हमारे पास यूथ है और ये इतना बड़ा एक पोटेंशियल है जो यंगस्टर्स हैं, और इनकी अगर इनकी डायरेक्शन ठीक होती है तो पूरे मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी। आज जो यंग है कुछ सालों के बाद आपको किसी न किसी सीट पे मिलेगा। मैं कल इम्तिहान रिज़ल्ट आया पीएमएस का और 3 स्टूडेंट ऐसे थे वैसे आप जो क्लियर कर गए, मेरे अपने स्टूडेंट्स, और उनको मैंने छोटा छोटा देखा हुआ है। कोई 9th क्लास में, किसी को मैंने देखा इंटरमीडिएट में देखा, यानी आज का बच्चा कल का लीडर है। तो हमारी जो सारी डिस्कशन है वो पाकिस्तानी यूथ का फ्यूचर क्या है इस हवाले से है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं क्योंकि वैसे आपका बड़ा कमाल का एक्सपोजर है। यूनिवर्सिटी को लीड करना बज़ाते खुद एक बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान में जितने चैलेंज हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये भी एक चैलेंज है। इस हवाले से भी हमारी गुफ्तगू होगी। वैसे अब मेरा पहला सवाल ही है कि ये जो यूथ है हमारी, जो सबसे बड़ा पोटेंशियल्स है, जिनको मैं मज़ाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स बड़ी कीमती और कदर वाली चीज़ है, इनका सर मुस्तकबिल क्या है? थैंक यू वेरी मच कासिम भाई। सबसे पहले तो बहुत सारे दुनिया में मुल्क हैं जहाँ बहुत सारी डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी बेसिस पे वो मुल्क तरक्की करते हैं। जैसे आपने गल्फ़ में देखा कि उनके पास तेल है, इसी तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पास डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है और स्पेशली हमारा जो यूथ बल्ज है। इस साल, और ये मैं फ़िगर काफ़ी जगह कोट करता हूँ, 18 साल की उम्र क्रॉस करने वाले लड़के लड़कियों बच्चों की तादाद 4 मिलियन से ज़्यादा है, 40 लाख से। तो आप इमेजिन करें कि अगर हम 40 लाख लोगों को प्रॉपरली एजुकेट कर जाएं और उनको पाकिस्तान के अंदर और बाहर रोज़गार के लिए प्रॉपरली ट्रेन कर लें, ठीक सर, तो इससे बड़ी रिसोर्स किसी दुनिया में किसी मुल्क के पास शायद हो। ठीक सर। लेकिन इस साल इस 40 लाख 45 लाख बच्चों के लिए हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी, टोटल अवेलेबल सीट्स जो हैं वो 6-6.5 लाख से ऊपर नहीं है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो 34 लाख के लिए कोई कुछ नहीं। अच्छा सर। तो लोग अफोर्ड नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर की सीट्स भी लिमिटेड हैं। ठीक सर। तो हम इस वक्त जो एक्सेस टू हायर एजुकेशन है वो 13% पे बैठे हैं और ये लोएस्ट है पूरे रीजन में, और डेवलपिंग वर्ल्ड में भी मेजॉरिटी कंट्रीज़ इससे ऊपर हैं। इवन आप अगर पाकिस्तान से बाहर निकले, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रिसोर्स है जिसको अगर प्रॉपरली कंट्री वाइड, नेशन वाइड प्लानिंग की जाए और डेवलप किया जाए तो इनको हम पाकिस्तान में और बाहर डिप्लॉय कर सकते हैं और ये हमारा फ्यूचर है। तो यूथ के लिए आज अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, हम उनको भी डिस्कस करते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कैसे बच्चे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस पे भी हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे अब दुनिया ने स्किल्स को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हार्ड स्किल्स है, किसी भी प्रोफेशन की वो स्किल्स जिसके बगैर वो प्रोफेशनल नहीं हो सकता, कोई भी रिसोर्स प्रोफेशनल नहीं हो सकता। एक सॉफ्ट स्किल्स की पूरी लिस्ट है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नए साल के लिए नशर करता है, पूरी दुनिया को बताता है कि जो दुनिया को इस वक्त चैलेंज दरपेश हैं वो चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस तरह की स्किल्स चाहिए जिसमें टॉप स्किल इस वक्त दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग की है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल है। इस वक्त हर साल बदल जाती हैं कुछ ना, 19-20 के फ़र्क के साथ ही एक मिडल स्किल्स का एरिया नया आया। जो मिडल स्किल्स हैं, मैनर, एटिकेट्स, बोलना कैसे है, उठना कैसे है, फिनिशिंग का जो कॉन्सेप्ट दुनिया में आया, आप समझते हैं कि सर ये तीनों जो एरियाज़ हैं, हार्ड स्किल का, सॉफ्ट स्किल्स का, मिडल स्किल्स का, हमारे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पहुंच भी जाते हैं वो ये तीनों स्किल्स को हासिल नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। थोड़ी सी इसमें कमज़ोरी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की भी है और वो ये है कि हमने बड़ी हद तक जो करिकुलम्स अडॉप्ट किए हैं, जो कोर्सेज अडॉप्ट किए हैं, वो जनरली एक डायरेक्शन बाहर से मिलती है और उसको हमने अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हमारी लोकल नीड्स के मुताबिक अडेप्ट नहीं किया। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई दुनिया में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब बहुत सारे प्रोफेशंस को स्लोली ग्रेजुअली टेक ओवर करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये
इंसानों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसकी साइड पे ऑब्वियसली हमारे यहाँ कोई काम नहीं है और लोग भी नहीं, ट्रेनर्स भी नहीं हैं जो ख़ुद इसको पढ़ा सकें, समझ सकें। फिर आ जाता है मैनरिज्म, एटिकेट्स, सॉफ्ट स्किल्स का, यानी आपकी फिनिशिंग पे जाना। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान से अब बहुत बड़ी तादाद में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बाहर जा रहे हैं, जिसमें नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और बहुत अच्छी स्किल के साथ जा रहे हैं। जो जाके उन्हें सबसे पहला शौक वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड में मिलता है, वो ये है कि वहाँ की रिक्वायर्ड मैनरिज्म जो है और जो फिनिशिंग चाहिए वो मिसिंग है। वो फिर बेचारे खुद ही अपने एक्सपीरियंस से ओवर ईयर्स उन चीज़ों को सीखते हैं, और जब सीख नहीं पाते तो वो एक बैड ब्रांडिंग बन जाती है पाकिस्तान के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फिनिशिंग का। आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में तो एलिमेंट ऐड हो रहा है। अब रह गई प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके ऊपर नहीं है। ये तो एक नेशन वाइड, मैं जैसे कहता हूँ, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे मुल्क में करनी है, पूरे सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करना है, रेजिमेंट करना है। तो ये उनमें से एक चीज़ है, और ऑब्वियसली मैनरिज्म भी है। सही से। अच्छा सर, दुनिया में ये भी एक नई टर्म ना जी, इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे पाकिस्तान में सेमिनार्स बड़े होते हैं सर, और मैंने कई दफ़ा ऐसे हुआ है जी, इसमें डिलीवर भी किया, कंडक्ट भी किया, जिसमें वाइस चांसलर्स को मदऊ किया जाता है, इंडस्ट्री के जो कह लीजिए बड़े आइकॉन हैं और बड़े नाम हैं, उनको बुलाया जाता है। आप क्या समझते हैं इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? किस तरह से इस पूरे सिस्टम में कोई ऐसी तब्दीली की जाए कि हमारे बच्चे के पास जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके पास एक रियल विजडम हो, जो पढ़ाया जा रहा है वो थ्योरेटिकल सिर्फ ना हो, उसे इंडस्ट्री का पता हो कि इंडस्ट्री में इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उनके चैलेंज क्या हैं, उनको किस तरह के चैलेंजेस के सोल्यूशंस चाहिए, उनको किस तरह का रिसोर्स चाहिए। ये एक कोई वन लाइनर मैं आपसे सुनना चाहूँगा, इसका सोल्यूशन क्या सर? अभी तो इस वक्त करंट स्टेटस और हालात तो को अच्छे नहीं हैं। इंडस्ट्री अपनी आइसोलेशन में है, और वो समझते हैं कि एकेडमिक्स और प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनके पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, जो पढ़ाने वाले लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ हम बैठे हैं, वो फील करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन का कल्चर ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि हम आएँ और आके कोई फार्मूला पेश करें। तो दोनों अपनी आइसोलेशन में है। इस वजह से अगर आप मुझसे पूछें आज कितना % इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन है, तो पता नहीं 1-2% से ऊपर नहीं होगी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पब्लिक प्राइवेट साइड पे। चाइना ने इस पर बहुत अचीव किया है, और चाइना में वो एक स्टेट एजेंसी के तौर पे ऑपरेट करते हैं, और स्टेट प्रमोट करती है कि अगर कोई प्रोफेसर किसी इंडस्ट्री का सोल्यूशन लेकर आए तो स्टेट भी उसको फंड करती है, और फिर प्राइवेट सेक्टर भी लेके आता है। इस वजह से आप देखें 20 साल के अंदर अंदर वहाँ इनोवेशन हुई है। तो ये शायद हायर एजुकेशन कमीशन या उस लेवल पे अगर चला जाए तो पूरे मुल्क में इदारे शायद कोई चेंज लेकर आ जाए। कासिम साहब, टोटल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ बाय द वे अभी 300 नहीं है। ठीक सर। हमारी आबादी इस वक्त 250 मिलियन है। ठीक जी, ऐसे 25 करोड़। तो 250 यूनिवर्सिटियाँ 250 मिलियन को बढ़ा रही हैं। आप रेशो अगर देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात कोई बहुत ही ख़राब हैं, और आगे भी कोई बेहतरी नहीं। जिस स्पीड से आबादी बढ़ी है उस लिहाज से भी हमारा एक्सेस टू हायर एजुकेशन इंक्रीज़ नहीं कर रहा। सो हमारी बाय द वे प्रायोरिटी भी नहीं है पढ़ाना लिखाना। बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप तो बात की बात है ना। बिल्कुल ठीक है सर। जब एक पढ़ाई लिखाई प्रायोरिटी नहीं है स्टेट लेवल पे तो सर। एक सर मुझे बड़ी अच्छी टर्म लगी सर, वो आपकी इंडस्ट्री में ना इंट्रोड्यूस हुई, बल्कि मैं खुद उससे मुस्तफ़ीद हुआ। उस टर्म को, उस क्राउन को मैंने आपने पहनाया, मैंने पहन लिया। वो था प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर का कॉन्सेप्ट। दुनिया भर में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दुनिया की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोफेसर मिलता है जो जॉब नहीं कर रहा, और वो अपनी एक्सपोजर को, अपने लर्निंग को, अपने एक्सपीरियंस को लेके आता है और बच्चों के साथ वो शेयर करता है। ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर का जो कॉन्सेप्ट है, आपको लगता नहीं इसे ज़रा इंकरेज करना चाहिए स्टेट लेवल पे? क्योंकि बड़ी दुनिया सर मैंने देखी, मेरे पास कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, रिटायर वो पढ़ाते हुए नहीं हुए, वो इंडस्ट्री में किसी टॉप की सीट पे, किसी मल्टीनेशनल में थे। कासिम साहब, आपकी तरह वो रिटायर भी नहीं हुए हैं। जी अवेलेबल है। जी सर। अच्छा, ये टर्म कहाँ से आई? ये वो लोग थे जिन्होंने एमफिल पीएचडी नहीं किया, मगर काम इतना किया इंडस्ट्री में कि एक आम एमफिल पीएचडी से 10 गुना ज़्यादा सीख लिया। ठीक सर। उन लोगों को भी स्टूडेंट्स से मिलवाना और एक्सपोजर दिलाना बच्चों को उनसे, तो ये अब इस वक्त तो ग्लोबल प्रैक्टिस है। और बड़े बड़े जितने बिजनेस स्कूल्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 8-10% प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर्स मिलेंगे जो इंडस्ट्री में हैं।
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाई है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन किए हैं जो किताबों में पढ़ाए जाते हैं, और वो आते हैं और इंडस्ट्री का तमाम एक्सपीरियंस ला के बच्चों को क्लासरूम में देते हैं और उसको जो ऑनर किया जाता है तो ये है। और ये आई थिंक इट्स समथिंग ये बिल्कुल करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहूँगा 8 से 10 लोग आप यहीं लेकर आएँ, यहीं से इसको उन लोगों को एक्नॉलेज किया जाए और आके बच्चों से। बहुत अच्छा आइडिया सर। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जी, पाकिस्तान में क्या हैं, बाहर की दुनिया में क्या है? ये जो हमारी यूथ है ना सर, ये बड़ी डिमोटिवेटेड है। चैलेंज बड़ा जो है ना सर, वो नाउमीदी है। उन्हें लगता है कि सर हम कहीं फिट नहीं आएंगे, जो ख्वाब हमने देखा है या हमें दिखाया गया वो पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान में कहाँ पहुँच सकते हैं, इनके लिए क्या रास्ते हैं, बने बनाए ट्रैक्स कौन से, नया क्या सोचा जा सकता है। बाहर की दुनिया सर, जैसे मैं सर अक्सर स्कॉटलैंड जाता रहता हूँ, आपको पता है यूनिवर्सिटी के साथ हम कुछ कोलैबोरेशंस पे भी काम कर रहे हैं वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के साथ। तो मैं वहाँ हैरान हूँ कि जो हमारा वो ह्यूमन रिसोर्स है जो हेल्थ से रिलेट करता है, इतनी डिमांड है उसकी। और पूरे यूरोप को नर्सेज चाहिए सर, उनको हेल्थ केयर के लोग चाहिए। इधर लोगों को पता ही नहीं है सर, ये नहीं पता कि उसका रास्ता क्या है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो जाए। अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम डिवाइड करें 2 हिस्सों में, तो एक है कि पाकिस्तान के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक है कि पाकिस्तान से बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो जॉब मार्केट को बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। आपको पता है इंडस्ट्री और पिछले 2-3 साल में एक प्रेशर भी रहा, इकोनॉमिक प्रेशर। तो इस वजह से आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे, क्वालिफाइड एजुकेटेड बच्चे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हमने अपने पास सर्वे किया जो अपनी ग्रेजुएटिंग क्लास थी हमारी, उससे तो 73% बच्चे लास्ट ईयर बाहर जाना चाहते थे। ये आप इससे आपको अंदाज़ा होगा। और लास्ट ईयर शायद 8.5 लाख पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बाहर गया। तो हम अगर बाहरी की अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर लें ताकि बच्चों को पर्सपेक्टिव हो जाए, तो पहले तो तमाम जो प्रोफेशंस हैं इस वक्त उनको 2 मेन एरियाज़ में, जिधर अपॉर्चुनिटी है उनको 2 मेन एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हेल्थ केयर, एलाइड हेल्थ, नर्सिंग, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। ये पूरा को 40 के करीब डिसिप्लिन्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, एलाइड हेल्थ से रिलेटेड। इनमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे डेवलप्ड वर्ल्ड में। आप यूरोप में जाएंगे, इंग्लैंड में, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, इसी तरह आपको ईस्ट में जापान की मार्केट है, कोरिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये जो डेवलप, मिडिल ईस्ट भी है। तो ये जो हेल्थ और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ग्लोबल डिमांड है, ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हम इस पर बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटिंग, AI में, साइबर सिक्योरिटी में, ये एक एरिया है जिसमें पाकिस्तानियों के लिए ग्लोबल प्लेसमेंट की गुंजाइश है। तो जो बच्चे प्री मेडिसिन करते हैं, प्री मेडिकल करते हैं और हेल्थ साइड पे जाना चाहते हैं, उनके लिए इस वक्त आप जिस भी डेवलप वर्ल्ड में मार्केट में जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, ऑस्ट्रिया चले जाएं, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नर्सेस की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है। मेडिकल डॉक्टर्स और डेंटिस्ट तो आपके पिछले 50 साल से बाहर जा रहे हैं ना, ये नए प्रोफेशंस हैं। और इनकी सैलरीज और इनका जो ओवरऑल वहाँ पे अप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हमने यूनिवर्सिटी से आजकल ऑस्ट्रिया में हम काम कर रहे हैं नर्सेस के प्लेस करने की, नॉर्थ अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट है वो कर रहे हैं। और ऑस्ट्रिया में वो कहते हैं जी जर्मन स्पीकिंग नर्स चाहिए। तो 2 चीज़ें आपको चाहिए, एक आपको स्किल चाहिए और उसके साथ उस रीजन की लैंग्वेज चाहिए। ठीक है सर। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छी इंग्लिश आती है, आपका IELTS का स्कोर अच्छा है, तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में मेजॉरिटी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन वहाँ कुछ और मार्केट्स, मैंने जैसे जर्मनी बताया आपको, यहाँ पर है। साथ साथ इसी तरह जापान में बहुत बड़ी डिमांड है हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो अगर आप हेल्थ साइड पे आएँ तो नर्सिंग एक प्रोफेशन है, इसी तरह फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है, रेडियोलॉजी है। एक नया प्रोफेशन जो बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा है, जिस पे अभी काम पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो हेल्थ केयरर्स का है, सोशल वर्कर्स का है, जो ओल्ड एज होम्स में काम करते हैं। और वो अंडर ग्रेजुएट 2 साल का भी हो, आपका रिकग्नाइज्ड हो, जैसे पियर्सन का डिप्लोमा है या कोई ब्रिटिश क्वालिफिकेशन है, तो आपको बहुत अच्छी स्टार्टिंग सैलरीज मिलती हैं। आपको पता है यूरोप में एजिंग पॉपुलेशंस हैं, लोग एज कर रहे हैं, और वहाँ पे उन ओल्ड एज होम्स को चलाने के लिए सोशल वर्कर्स चाहिए। और ये डिमांड वक्त के साथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है सर। सो नर्सिंग में केयरर का प्रोग्राम है, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है, पुराने प्रोफेशंस डेवलप्ड हैं। इसी तरह आप रेडियोलॉजी साइड पे आ जाएं, फार्मासिस्ट की भी ज़रूरत है,
तो जो बच्चे प्री मेड करते हैं वो ये इन चीज़ों पे फोकस करें, लैंग्वेजेस सीखें और साथ जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हैं मुख्तलिफ मुल्कों के उनकी तैयारी करें। अच्छा सर, जो ब्रेन ड्रेन का वर्ड है ना सर, वो ब्रेन ड्रेन का वर्ड सुनते ही ना लगता है सर को बड़ा जुल्म हो गया सर। मुझे लगता है सर, मेरा जो ज़ाती व्यू मैं बता देता हूँ, ब्रेन ड्रेन अच्छी चीज़ है सर। ब्रेन ड्रेन किसी भी मुल्क में अगर कोई पढ़ने के लिए बाहर जाता है, ब्रेन एक्सपोर्ट कहते हैं, ड्रेन ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड, यानी इसको चेंज होना चाहिए एकदम, और ब्रेन एक्सपोर्ट का वर्ड होना चाहिए सर। आप सर इसको किस तरह देखते हैं सर? मुझे तो ये पोटेंशियल नज़र आता है सर। अभी सर लास्ट मंथ हमारी रेमिटेंस तकरीबन $3.3 बिलियन अ मंथ हो गई है। ये पहले 1.8 थी 1.5 साल पहले। जी सर। तो ये वो पाकिस्तानी, वो एजुकेटेड पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में शायद उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाहर जाके वहाँ से रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारी रिसोर्स है। जैसे मुल्क ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये कहना कि जी पाकिस्तान से चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। देखिए, एक बच्चा बाहर जाता है, $2,500 3,000 पर मंथ स्टार्टिंग लेता है, फ़ौरन अपने बाकी बहन भाइयों को सपोर्ट करता है, उनको एजुकेट करता है। अदरवाइज़ वो बच्चे हर फैमिली तमाम बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये ब्रेन एक्सपोर्ट है और पाकिस्तान की एक रिसोर्स है। इंडिया ने ये काम किया पिछले 20 साल, आज वो लोग CEOs बने हुए टॉप फर्म्स के। तो प्रॉबली 10 years 15 years डाउन द लाइन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस की भी सोर्स बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक सर। एक सर बड़ा ये अहम सवाल इसलिए है सर, पाकिस्तान में सर हमारे तमाम तालीमी इदारों को जो फैकल्टी पढ़ा रही है उनको ट्रेनिंग की शदीद ज़रूरत है सर। दुनिया में DFDs बने हुए हैं, डायरेक्टरेट फैकल्टी डेवलपमेंट, वो अपनी फैकल्टी को ट्रेन करते हैं सर, वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते हैं और उनको जो दुनिया के चैलेंज हैं वो साथ बताते हैं। इवन फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ स्टेट लेवल पे क्वेश्चन, एक सिर्फ यूनिवर्सिटी को सामने रख के नहीं है, इसमें सर HEC भी आ रहता है, PHEC भी आ रहता है। मैं सर बड़ा अरसा पढ़ाने का इत्तेफाक भी हुआ। आपके मेरे बड़े प्यारे दोस्त हमारे मियाँ इमरान साहब जो यहाँ बैठे हैं, हमें वैसे सुन भी रहे हैं, इतना तो शामिल हमें करना चाहिए, एक सीन में शामिल भी हमें दिखा भी देते हैं। ये कई दोस्त हमारे बैठ के यहाँ सुन भी रहे हैं। ये खुद बड़ा इनका एक कमाल का एक्सपोजर है सर, मेंबर भी हैं ये PHEC के। मैं ये सुजेस्ट कर रहा हूँ सर कि क्यों ना सर इस फैकल्टी डेवलपमेंट को बेहतर किया जाए सर, क्योंकि सर जो दिखा रहे हैं हम क्लासों में जिसको, अल्टीमेट वो रोल मॉडल बन जाता है। और अगर वो थ्रेटिकल है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उसकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है, उसका कोई अपना विजन नहीं है, वो रिलेट नहीं कर रहा बच्चों के साथ, तो ये जो गैप पैदा होता है सर, उसके बड़े ख़तरनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। क्या समझते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल पे इस पे काम करना कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कासिम साहब। प्रॉब्लम फिर कहाँ है? अगर ये इम्पॉर्टेंट है, हमें पता है सबको, तो हम ये कर क्यों नहीं पा रहे? पूरे मुल्क में इसके ऊपर स्टेट लेवल पे फोकस ही नहीं है। और HEC वालों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मगर अभी कोई ऐसा टेंजिबल आज तक उसका इम्पैक्ट आया नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इदारे अपने ओन पे कर रहे हैं। असल में जो मिसिंग है ना फैकल्टी के अंदर, हमारे जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि वो जो फिनिशिंग वाली स्किल्स है ना सर, वो भी मिसिंग है। दे आर वंडरफुल एकेडमिशियंस बट दे नॉट वेरी गुड टीचर्स समटाइम्स। सो बच्चे को मोटिवेशन नहीं होती। आपने कंटेंट पूरा डिलीवर कर दिया है, लेकिन आपने इस वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया कि बच्चा एक्साइट हो। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी फैकल्टी रोल मॉडल उस स्टेटस पे बच्चा उसको लेके ही नहीं जाता, उससे इंस्पायर ही नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं एग्री करता हूँ, करना चाहिए, स्टेट को भी करना चाहिए और शायद हर यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब वैसे हमारा गुफ्तगू का एक आखिरी हिस्सा, इस वक्त हमारे जो नेशनल चैलेंज हैं उनके साथ सर जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है, पिछले 1-1.5 महीने को देखें तो मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में ये बड़ा एक अहम हिस्सा था, एक ऐसा पैच था जिसमें पाकिस्तान इंडिया की वॉर वो स्टार्ट इंडिया ने की और उसका बड़ा कमाल का जवाब हमने दिया और अल्लाह ने हमें फ़तह दी। उसके बाद आप देखते हैं सर कि ईरान और इसराइल का चैलेंज जो है वो शुरू हो गया। हमारी यूथ को, हमारी कौम को गोल्स क्या बनाने चाहिए कि वो इन सब जो चैलेंज हैं उनसे रेलेवेंट हो सके। सर बड़ी दुनिया को पता ही नहीं है कि ये सारे इस्लामिक ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद है जो माने ना माने लीडर है, वो सरदार है इन सारे इस्लामिक ममालिक के। जो पावर्स हमारे पास हैं, हम एटॉमिक पावर रखते हैं, हमारे पास यूथ का पोटेंशियल है, हम दुनिया की सियासत में हम कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जो दुनिया में पोजीशन है, हमारी जो फिज़िकल पोजीशन है मुल्क जहाँ पर है, वहाँ से फ्यूचर में बड़े रास्ते नए बन रहे हैं और दुनिया की इकॉनमी उसके साथ बड़ी जुड़ रही है। तो
गोल्स में हमारे जो यूथ के गोल्स हैं उनमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए किस तरह के गोल्स बनाने चाहिए? अच्छा, पहले तो ये दोनों वॉर्स बड़ी आपस में इंटर रिलेटेड थी। इज़राइल और इंडिया का अलायंस है, सबको पता है, और दोनों मुल्कों का मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ जो पोस्चर है उसका भी पता है। इंडिया ने जब वॉर स्टार्ट की तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट लेवल पे वो थे, और हमें पाकिस्तान में ऑब्वियसली लग रहा था कि हमारी इकॉनमी भी ख़राब है, पता नहीं फ़ौज की तैयारी भी है कि नहीं, मगर 4 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि इट वाज अ बिग सरप्राइज़। उससे हुआ क्या है कि अभी आप पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी जगह लेके जाएं तो लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया है विदिन 4 डेज। जैसे ही आपने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अज्यूम किया पाकिस्तान ने एज ए स्टेट, और लोगों को लगा है कि यार ये ना सिर्फ के सर्वाइव करेगा, पहले तो लोग कहते थे पाकिस्तानी कहते थे, तो जब आपको पाकिस्तानियों को ये फीलिंग हो कि पाकिस्तान ने पता नहीं रहना भी है कि नहीं, तो सारे लोग मुल्क से बाहर भाग रहे थे, तो वो चेंज हुआ है। इंडिया अच्छा, इजराइल ईरान वॉर भी इसी तरह स्टार्ट हुई। ठीक है सर। इजराइल बहुत कॉन्फिडेंट था और ईरान में लोग कंफ्यूज थे, और पहले दिन जब उन्होंने लीडरशिप को असैसिनेट किया तो ऐसे लग रहा था जंग ख़त्म हो गई और ईरान हार गया, लेकिन जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रिटेलिएट किया और उसका रिज़ल्ट आपके सामने, तो पहले तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लोगों के लिए कि लोगों को यकीन आया कि नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ मजबूत है, कायम दायम है, बल्कि बाकियों से बहुत बेहतर है। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा है। दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के अलावा न्यूक्लियर पावर नहीं, और आप देख लें अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो आपकी बचत नहीं है। यूक्रेन भी ये सीख रहा है, ईरान के एग्जाम्पल में भी यही था कि चूँकि ये न्यूक्लियर पावर नहीं है, बनना चाह रहा है, तो इसको ना छोड़ो। जिस दिन खबर फैली कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन्स कुछ इसके पास हैं, वो अल्लाह जानता है, तो एक फीलिंग आई, तो आप देखें उसके बाद फ़ौरन जंग जो है वो रैप अप हो गई। तो हम वो मुल्क हैं जिसके पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो साइंसदान जिन्होंने ये वेपन्स डेवलप किए, पाकिस्तान का प्रोग्राम डेवलप किया, हमें उनको दुआएं देनी चाहिए, वरना हमें अमेरिका ने बचाने नहीं आना था। बिल्कुल ठीक है सर। जिस दिन उन्हें पता था कि न्यूक्लियर पावर है, बम मार देगा, तो सारे दौड़े आए कि यार सुलह कर लो, दुनिया तबाह हो जाएगी। तो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक से ज़्यादा है। मगर मैं यूथ के पॉइंट से पूछता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये कहना कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है मीन्स वर्ड, हमें फिर हर एक से बेहतर होना चाहिए। अगर हम एज ए कंट्री 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में अकेले न्यूक्लियर पावर हैं और मिलिट्री पावर हैं, और हमारी वजह से शायद बाकी मुसलमान मुल्क बचे हुए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्या होनी चाहिए? और मेरे ख्याल में हमें हर फील्ड और हर सेक्टर में एक्सेल करना चाहिए, हम जो भी हैं, और शायद आने वाले वक्त के अंदर हमारी तैयारी का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अब ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपके साथ ना जी एक सीरीज़ चलनी है। जी जी, जी। आप माने ना माने, हमने वादा ले लिया आपसे कि कुछ दिनों के बाद दोबारा हम बैठ के बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं और बड़े ऐसे नुक्ते हैं जिनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।